नमस्कार। हाय बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 हिंदी। और हिंदी में क्या लेकर आए हैं? शब्द निर्माण। तो शब्द निर्माण के अंतर्गत आपके सिलेबस में क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये दोनों के लिए ही क्या है? कंपलसरी है। R1 और R2, जिन्होंने हिंदी R1 लिया उनके लिए भी है और R2 लिया उनके भी लिए। तो आज हम लेकर आए हैं उपसर्ग और प्रत्यय की प्रैक्टिस। तो आपको करना क्या है? पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितने प्रश्न आ गए थे या आ रहे थे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। यहाँ हम स्टार्ट। तो ये आपके सब कैसे होंगे? शॉर्ट आंसर होंगे। तो चलो प्रश्न नंबर पहला। देखो ये पहला आपका दिया है, अनुवाद शब्द का उपसर्ग और मूल शब्द लिखिए। यानी जो अनुवाद शब्द है उसका क्या करना है? उपसर्ग और मूल शब्द दोनों अलग अलग लिखना है। जिसको जिसको आता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये देखो आपके सामने रहा उत्तर। तो सबसे पहले हम लिख देंगे उत्तर, उसके बाद हमने लिख दिया अनुवाद। और उपसर्ग पूछा तो उपसर्ग ये लिख दिया, मूल शब्द लिख दिया। तो देखो क्या हो जाएगा? अनुधन वाद। तो अनु हो जाएगा उपसर्ग और वाद हो जाएगा आपका मूल शब्द। तो मूल शब्द हम किसे कहते हैं? जिसका कोई अर्थ होता है। और उपसर्ग किसे कहते हैं? जो मूल शब्द के पहले शब्दांश जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। आगे प्रश्न नंबर आता है आपका 2। तो देखो दो आपका इस तरह से दिया हुआ है कि उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। यानी आपको ऐसा कोई उदाहरण लिखना है जिसमें आप उपसर्ग और प्रत्यय दोनों बता सको। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ये देखो रहा, ये रहा आपका उदाहरण स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसमें देखना क्या मजेदार है। ये तंत्र, तंत्र माने सिस्टम, ये है मूल शब्द। और इसके आगे स्व चिपका दो तो स्वतंत्र होता है, उसके पीछे अगर ता चिपका दो तो स्वतंत्रता हो जाता है। यानी उपसर्ग में स्व चिपका दो और प्रत्यय में क्या हो जाएगा? ता चिपका दो तो हो गया स्वतंत्रता। यानी ऐसा उदाहरण जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो अब परिभाषा किसे कहते हैं? देखो मूल शब्द ये है, मूल शब्द के पहले जो शब्दांश जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं और जो मूल शब्द के बाद जुड़ता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। उसे मतलब उस शब्द को। तो इसमें स्व हो गया प्रत्यय, इसमें ता हो गया, नहीं स्व हो गया उपसर्ग और ता हो गया प्रत्यय। तो चलो अब आगे बढ़ते। आता है आपका प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 ये रहा, दिया हुआ है कि प्रति उपसर्ग से दो शब्द निर्माण कीजिए। यानी जो प्रति उपसर्ग है इससे दो नए शब्द बनाने हैं। तो चलो कैसे बनाते हैं फिर। उत्तर जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ये रहा, तो देखो उत्तर में लिख दिया प्रति, फिर लिख दिया प्रत्येक, प्रतिकूल, और भी आप लिख सकते हो, प्रत्यक्ष भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर आता है आपका 4। तो दिया है इसमें कि सुनार शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय लिखिए। चलो लिखते हैं, जिसको जिसको आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने उत्तर। तो देखो ये दिया है सुनार। अब इन्होंने कहा कि मूल शब्द और प्रत्यय लिखो। तो देखो सुनार का क्या होगा? सोना धन आर। तो सोना क्या हो जाएगा? मूल शब्द, और आर क्या हो जाएगा? प्रत्यय। आगे प्रश्न नंबर 5 दिया कि उदाहरण देकर उपसर्ग की परिभाषा लिखिए। यानी उदाहरण दीजिए और फिर उसी से परिभाषा बनाकर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने उदाहरण और ये रही परिभाषा। तो देखो ये उदाहरण लिखा, हमने क्या लिखा? औधन गुण, अवगुण। ठीक, तो ये हो गया मूल शब्द और ये हो गया इसका शब्दांश जिसे कहते हैं उपसर्ग। तो परिभाषा कैसे लिखी जाएगी ये ध्यान से देखो। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले जोड़कर कोई नया शब्द बनाते हैं ऐसे शब्दांश को ही हम उपसर्ग कहते हैं। तो वही परिभाषा होगी तुम्हारे। जो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। इसे तो नया शब्द कहेंगे और इसे उपसर्ग कहेंगे। और यही यहाँ पर परिभाषा हमने दी हुई है। तो चलो अगला आता है प्रश्न नंबर 6। तो 6 में दिया है कि एरा प्रत्यय से दो नए शब्द बनाइए। तो आप फटाफट सोचिए और जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको आ रहा था या नहीं आ रहा था। तो देखो ये हो गया हमारा एरा। ठीक है, प्रत्यय। अब इसके दो शब्द सपेरा और ममेरा, साप धन एरा और मामा धन एरा। आगे अगला प्रश्न नंबर आता है आपका 7। तो दिया है उपसर्ग को कितने भागों में बांटा गया है।
जिसको जिसको आता हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अलग अलग लिखा है, कहीं पर 3 लिखे, कहीं पर 4 भी लिखे हैं। तो उपसर्ग को 3 भागों में बांटा गया। किस किस में? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और आगत के उपसर्ग। आगत के उपसर्ग कौन से होते हैं? जो तुर्की, फारसी, अंग्रेजी यानी जो विदेशी भाषाओं से आते हैं सब, वो कहलाते हैं आगत। देसी या विदेशी दोनों आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला अब आता है प्रश्न नंबर 8। तो दिया है स्वागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग को अलग कीजिए। यानी ये स्वागत शब्द है, इसमें आपको सिर्फ उपसर्ग अलग करना है, मूल शब्द नहीं बताना है। तो चलो फिर बताते हैं। ये रहा स्वागत, तो स्वागत का उपसर्ग मूल क्या हो जाएगा? सु, यानी सु धन आगत। आगत माने आना होता है। अब आपको लगेगा कि ये स्वा क्यों नहीं या सु क्यों हो गया, तो ध्यान रखिएगा ये किसके कारण ऐसा बदलाव हुआ? संधि के कारण। संधि में दिया रहता है कि छोटू ऊ के बाद अगर बड़ा आ आता है तो वो क्या बन जाता है? वा बन जाता है। आगे अगला प्रश्न नंबर 9। ये किसके किसको पता था जरूर हमें बताइए। निर्देश का उपसर्ग लिखिए, यानी निर्देश शब्द उसका सिर्फ उपसर्ग लिखना है। तो ये रहा निर्देश का उपसर्ग क्या हो जाएगा? निर, और निर में हलंत लगेगा, ध्यान रखना। अगला फिर आता है प्रश्न नंबर 10। दिया सजावट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय अलग करके लिखिए। यानी ये सजावट शब्द है, इसका प्रत्यय केवल बताना। तो क्या हो जाएगा? सजावट शब्द का प्रत्यय क्या होगा? आवट, है ना। आगे प्रश्न नंबर 11 दिया कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको ये तो मालूम होगा, बहुत सरल है। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा तदित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय, कहीं कहीं पर कृदंत लिखा रहता है, कहीं पर कृत लिखा रहता है। ठीक, कृत यानी अब इनकी परिभाषाएं बाद में बताएंगे। चलो आगे प्रश्न नंबर आता है 12। यह चुनौती में कौन सा प्रत्यय? यानी चुनौती शब्द में आपको बताना है प्रत्यय। तो चलो, तो चुनौती शब्द में प्रत्यय कौन है? चुनौती शब्द का प्रत्यय क्या होगा? औती, है ना। चुनाव धन, चुन धन, औती। अगला प्रश्न नंबर आता है 13। तो दिया कि प्रबल शब्द का मूल शब्द लिखिए। तो प्रबल शब्द का मूल शब्द क्या होगा? बल। प्रबल शब्द का मूल शब्द बल होगा, अपरा उसका उपसर्ग हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा प्रश्न नंबर 14 में कि ई प्रत्यय से 2 शब्द बनाइए। चलो आप फटाफट सोचिएगा क्या होंगे। तो देखो बड़ी ही है, तो बड़ी से 2 कौन से बन रहे हैं? एक तो टोकरी और दूसरा बकरी। ठीक है, तो अब अलग अलग कैसे करेंगे? टोकरा धन ई और बकरा धन ई, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर आता है 15। जो प्रत्येक क्रिया के मूल या धातु के अंत में जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? जरूर बताइएगा। तो क्या कहलाते हैं? कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 16 दिया। तदित प्रत्यय की परिभाषा लिखिए। तो बताइएगा तदित प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। तो ये रही आपकी तदित। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं उसे हम तदित प्रत्यय कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और कृदंत किसे कहते हैं? क्रिया या धातु को। क्रिया मतलब काम करना, जैसे चलना, दौड़ना, खाना, पीना, ये होते हैं। अगला अब आता है प्रश्न नंबर 17। इसमें दिया कि कौन सा प्रत्यय कृत और तदित प्रत्यय दोनों में रहता है। यानी ऐसा कौन सा प्रत्यय जो कृत यानी कृदंत और तदित दोनों में ही रहता है। तो जिसको जिसको पता जरूर बताइएगा। तो बड़ा, तो ये देखो उदाहरण दिया है। बड़ा आ ऐसा प्रत्यय शब्द है जो कृदंत यानी कृत प्रत्यय में और दोनों में। तो ये देखो है, ये भूखा, ये क्या? क्रिया। समझ, ये क्या है? ये है संज्ञा। तो देखो ये जो बड़ा आ दोनों में आ रहा है, इसमें आ रहा भूख धन आ, इसमें समझ धन आ, समझा। आगे प्रश्न नंबर 18 उत्तरी ओपन हो जाता है। पर्यावरण शब्द के कितने उपसर्ग हैं आपको ये बताना है। तो पर्यावरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं? 2 उपसर्ग हैं। देखो ये रहा आपके सामने पर्यावरण। परिआवरण, वर्ण का अर्थ होता है ढका हुआ। तो पर्यावरण में 2 उपसर्ग हैं, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न नंबर 19। ऐसा शब्द लिखिए जिसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया हो। यानी ऐसा शब्द लिखना है जिसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है। तो चलो लिखते हैं। ये देखो रहा आपके सामने उपकारी। तो ये कार क्या है? ये मूल शब्द। आगे लगा है ये उपसर्ग और पीछे लगा है प्रत्यय, यानी उप प्रत्यय है और ई
नहीं, उप उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। तो ये ऐसा उदाहरण है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। इससे पहले भी मैंने बताया था स्वतंत्रता। फिर ये प्रश्न नंबर 20 दिया, शेर में कौन सा प्रत्यय लगाकर उसकी स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। यानी जो शेर शब्द है इसमें ऐसा कौन सा प्रत्यय लगा दें जिससे ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो अगर आपको आ गया हो तो बताना जरूर, बहुत सरल है। तो क्या होगा, शेर में अगर हम नी प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाता है, ये नया शब्द तो बनेगा लेकिन उसका लिंग भी बदल जाएगा। शेर पुल्लिंग है, नी प्रत्यय लगा दिया, शेरनी हो गया, यानी अब ये स्त्रीलिंग हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको अच्छा लगा होगा। तो प्रश्न नंबर आता है हमारा 21, प्रत्यय किसे कहते हैं ये बताना आपको। तो ये बहुत सरल है, सबको आता होगा। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में यानी आखिर में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो देखो ऐसे समझ लो, जो शब्दांश नहीं ये दिया है, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के बाद में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो आप ये बताइएगा कि शब्दांश किसे कहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि शब्दांश किसे कहते हैं, इसके बारे में किसको किसको जानकारी है। फिर ये देखो अगला प्रश्न आ गया, शब्दांश किसे कहते हैं, किसको किसको मालूम था कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। तो उत्तर, यह शब्द के अंश या भाग को शब्दांश कहते हैं। जैसे ये लिखा है बेचैनी, तो देखो ये क्या है, बे, और ये क्या है, चैन, और ये क्या है, ई। तो इसमें देखो ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय है और ये मूल शब्द। तो ये जो ये बेचैनी के जो ये बे और ई हैं, यही क्या है, शब्दांश, यानी शब्द के अंश या शब्द का भाग या टुकड़ा, उसे हम कहते हैं शब्दांश, है ना। शब्दांश के कोई अर्थ नहीं होते हैं, जब ये प्रत्यय उपसर्ग के साथ जुड़ जाते हैं तब इनका अर्थ निकलता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर आता है 23, मिलावट शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय लिखिए। तो ये रहा आपके सामने मिलावट। आप उत्तर ऐसे लिखेंगे जब भी परीक्षा में आप लिखें, उत्तर मिलावट लिख दिया, फिर पहला लिख दिया मूल शब्द, फिर दूसरा लिख दिया प्रत्यय। तो क्या होगा, मिल धन आवट, तो क्या हो जाएगा, मिलावट। ये आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न नंबर 24, तो ये सम उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए, यानी सम जो शब्दांश है उसका प्रयोग करते हुए, शब्दांश यानी उपसर्ग का प्रयोग करते हुए नए दो शब्द बनाइए। तो क्या हो जाएगा, ये रहा आपके सामने, संगम और संगति। तो ये क्या हो जाएगा, समधन गम और समधन गति। अगला अब आता है प्रश्न नंबर 25, सरा प्रत्यय से दो नए शब्द बनाइए। अगर आपको आते हैं तो जरूर बताइएगा कि ये आपको आ रहा था या नहीं आ रहा था। सरा शब्द से, तो सरा शब्द से कौन से दो नए शब्द बनेंगे, ये दिया है, तीसरा और दूसरा। तो तीन, उसके बाद प्रत्यय जोड़ दें तो सरा हो जाए दूसरा, उसके बाद दो के बाद सरा जोड़ दें तो दूसरा हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके सामने हम कुल 25 उपसर्ग और प्रत्यय आपके प्रैक्टिस या अभ्यास कार्य या रिवीजन के हिसाब से मान लीजिएगा। अगर उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। इसी तरह के मैंने चैप्टरों को भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस किए, उनकी भी लिंक मिल जाएगी, आप जाइए और सरल भाषा में उसे सॉल्व करिएगा और समझिएगा, वहां प्रश्न और उत्तर दोनों मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।